तो आज के इस नए गहन विश्लेषण में, इस डीप डाइव में सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा विषय है वो वाकई में हम सबको सोचने पर मजबूर करने वाला है। बिल्कुल। मतलब जब हम कहते हैं कि कोई देश या समाज वो डेवलप हो रहा है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में बड़ी बड़ी इमारतें या फिर चौड़ी सड़कें ही आती हैं। हाँ, 8 लेन का एक चमचमाता हुआ हाईवे, आसमान छूती कांच की इमारतें या फिर लेटेस्ट स्मार्टफोन। एकदम सही। देखने में तो ये सब तरक्की का ही प्रतीक लगता है ना, लेकिन मैं सोच रही थी, जरा सोचिए, उस 8 लेन के हाईवे को बनाने के लिए शायद किसी का खेत या किसी का पुश्तैनी घर वहां से हटाया गया होगा। यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिसके लिए वो हाईवे एक फास्ट कम्यूट है, उसके लिए तो वो पक्का विकास है। लेकिन जिसका घर वहां से उजड़ गया, क्या उसके लिए भी हम इसे विकास कहेंगे? ये बहुत ही गहरा सवाल है और आज हम जिन दस्तावेजों, जिस अर्थशास्त्र के अहम अध्याय पर बात करने वाले हैं, वो इस डेवलपमेंट के पूरे आइडिया को पूरी तरह से खोल कर रख देता है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद भी यही है इस चर्चा का, कि हम समझें कि आय और जीवन स्तर में क्या फर्क होता है, विकास को मापने के जो तरीके हम आज इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सही हैं, और कैसे एक इंसान का विकास दूसरे के लिए विनाश बन सकता है। और ये जो आपने हाईवे वाला उदाहरण दिया, ये इस पूरे विषय की नींव को बहुत अच्छे से सामने रखता है। हाँ, क्योंकि ये दिखाता है कि तरक्की सबके लिए एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल। हमारे जो आज के सोर्सेज हैं वो एकदम स्पष्ट करते हैं कि विकास कोई एक सीधी रेखा नहीं है जिस पर हर कोई एक साथ चल रहा हो, एक ही रफ्तार से। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल आइडिया है। समाज में हर इंसान की जरूरतें, उसकी परिस्थितियां, उसके लक्ष्य बिल्कुल अलग होते हैं। इसीलिए किसी एक व्यक्ति के लिए विकास का जो मतलब है वो दूसरे के लिए बिल्कुल अलग हो सकता है। तो चलिए इसे जमीन से जुड़े एक बहुत ही ठोस उदाहरण से समझते हैं, जो हमारे डेटा में भी दिया गया है। ठीक है। एक गांव की कल्पना करते हैं। वहां एक भूमिहीन खेतिहर मजदूर है जिसके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। ठीक है। अब उसके लिए तरक्की या विकास का सीधा सा मतलब क्या होगा? जाहिर है, उसके लिए तो बस यही होगा कि उसे साल में ज्यादा से ज्यादा दिन काम मिले। हाँ, काम मिले और मजदूरी थोड़ी बेहतर हो जाए ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। बिल्कुल। और उसके बच्चे गांव के किसी स्कूल में ठीक ठाक पढ़ाई कर सकें। और इसके अलावा वो ये भी चाहेगा कि उसके साथ समाज में कोई भेदभाव ना हो, उसे सम्मान मिले। ये तो हो गई मजदूर की बात। अब ठीक इसी गांव के दूसरे छोर पर एक बहुत अमीर और समृद्ध किसान को देखिए। हाँ, जैसे पंजाब के किसी बड़े किसान का उदाहरण ले लेते हैं, जिसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है। बिल्कुल। अब उसके लक्ष्य इस मजदूर से बिल्कुल अलग होंगे। वो तो चाहेगा कि उसे अपनी फसल की सबसे ज्यादा कीमत मिले, एकदम। लेकिन इसके साथ ही उसका एक बड़ा लक्ष्य ये भी होगा कि उसके खेतों में काम करने के लिए जो मजदूर आए, वो बहुत सस्ते हों और खूब मेहनत करें। हाँ, ताकि उसका मुनाफा बढ़ सके। हाँ। इसके अलावा वो ये भी सपना देख सकता है कि उसके बच्चे विदेश जाकर सेटल हो जाएं। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ एक सीधा टकराव है। बिल्कुल। एक ही जगह पर रहने वाले दो लोग हैं, लेकिन उनके लक्ष्य एक दूसरे को काट रहे हैं। किसान चाहता है कि उसे मजदूर सस्ते में मिले ताकि उसका मुनाफा बढ़े, और वहीं मजदूर चाहता है कि उसे ज्यादा दिहाड़ी मिले ताकि उसका घर चल सके। मतलब किसान का मुनाफा बढ़ेगा तो मजदूर का नुकसान होगा, और मजदूर की दिहाड़ी बढ़ेगी तो किसान का मुनाफा कम होगा। यही वो बिंदु है जहां पर हमें यह समझना होता है कि विकास कभी भी सबके लिए एक जैसा नहीं होता। सोर्सेस में इसका एक और बहुत ही व्यापक उदाहरण दिया गया है, बड़े बांधों के निर्माण का। ओह हाँ, डैम्स वाला उदाहरण लिए। हाँ, तो इस बिजली की मांग को पूरा करने के लिए वो चाहते हैं कि नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाएं। उनके नजरिए से देखा जाए तो ये देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। उनके लिए तो यही विकास है। लेकिन जो लोग उन नदियों के किनारे सदियों से रह रहे हैं, उनका क्या? यही सबसे बड़ा सवाल है। हमारे दस्तावेजों में नर्मदा घाटी के आदिवासियों का उदाहरण बहुत प्रमुखता से दिया गया है। एक बड़ा बांध बनने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा इलाका वो पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। और जो लोग वहां रहते हैं, उनकी पुश्तैनी जमीन, उनके घर, उनके जंगल, सब कुछ छिन जाता है। तो उनके नजरिए से ये विकास तो बिल्कुल नहीं है। उनके लिए तो ये उनके पूरे जीवन का एक तरह से उजड़ जाना है।
वो तो इन बड़े बांधों के बिल्कुल खिलाफ होंगे। बिल्कुल होंगे। उनकी ज़रूरत शायद ये हो कि उनके खेतों की सिंचाई के लिए छोटे चेक डैम या छोटे तालाब बनाए जाएं। जिससे उनका काम भी चल जाए और उन्हें अपना घर भी ना छोड़ना पड़े। सही कहा। और यहाँ ये देखना ज़रूरी है कि ये जो आर्थिक दस्तावेज हम देख रहे हैं, ये किसी एक पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। वो बस निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, उद्योगपतियों को अर्थव्यवस्था चलाने के लिए बिजली चाहिए, ये एक वास्तविकता है। और आदिवासियों का अपनी जमीन पर अधिकार है, ये भी एक वास्तविकता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि डेवलपमेंट का टैग वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरफ खड़े हैं। इसका मतलब है कि पैसे और मुनाफे के अलावा भी बहुत कुछ है जिसे लोग विकास मानते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि बस ज्यादा पैसा आना ही तरक्की है। लेकिन इन दस्तावेजों से ये बात बहुत साफ उभर कर आती है कि इंसान सिर्फ भौतिक चीजों या पैसों से नहीं जीता। बिल्कुल नहीं। बराबरी का व्यवहार, आजादी, सुरक्षा और सम्मान, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कई बार ज्यादा आमदनी से भी कहीं ज्यादा अहम हो जाती हैं। इसे एक बहुत ही आम नौकरी के रोजमर्रा के उदाहरण से समझा जा सकता है। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी को एक ऐसी नौकरी का ऑफर मिलता है जहां पैकेज बहुत शानदार है, सैलरी बहुत ज्यादा है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन उस नौकरी में काम के घंटे इतने ज्यादा हैं कि उस व्यक्ति के पास अपने परिवार के लिए या खुद के लिए कोई समय ही नहीं बचता। और शायद कोई जॉब सिक्योरिटी भी ना हो। एकदम। ऊपर से नौकरी में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कंपनी जब चाहे उसे निकाल सकती है। तो ऐसी स्थिति में वो इंसान बहुत सारा पैसा कमाते हुए भी खुद को असुरक्षित और बंधा हुआ महसूस करेगा। बिल्कुल करेगा, उसकी आजादी छिन गई। और इसके उलट अगर कोई ऐसी नौकरी हो जहां सैलरी थोड़ी कम हो, लेकिन जॉब सिक्योरिटी हो, काम का माहौल अच्छा हो और परिवार के लिए पर्याप्त समय मिलता हो, तो लोग अक्सर उसे ही चुनना पसंद करते हैं। क्योंकि वहां उन्हें शांति और स्वतंत्रता मिलती है। मतलब पैसा सब कुछ कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता। सही बात है। विकास का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ना नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीना है। तो अब यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। क्या? अगर हर इंसान के लिए विकास का मतलब अलग है, अगर किसी का विकास दूसरे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो फिर हम पूरी दुनिया में देशों की तुलना कैसे करते हैं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। मतलब हम कैसे कह देते हैं कि कोई एक देश विकसित है और कोई दूसरा देश विकासशील है? इसका कोई तो पैमाना होगा। देशों की तुलना करने के लिए जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पैमाना है, वो विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक का है। अच्छा, तो वर्ल्ड बैंक कैसे मापता है इसे? वो बहुत ही सीधे और गणितीय तरीके पर चलते हैं। वो है आय, यानी इनकम। सिर्फ इनकम? हाँ, उनका मानना है कि जिस देश के पास ज्यादा पैसा है, वहाँ के लोग अपनी जरूरतों की चीजें ज्यादा आसानी से हासिल कर सकते हैं। लॉजिकल तो लगता है। इसीलिए आय को ही विकास का सबसे बड़ा सूचक मान लिया गया है। लेकिन हर देश की आबादी तो अलग अलग होती है ना? बिल्कुल। भारत की आबादी करोड़ों में है, वहीं यूरोप के कई देशों की आबादी हमारे किसी एक शहर के बराबर है। तो कुल आय के आधार पर तो तुलना नहीं हो सकती। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। इसीलिए औसत आय, जिसे एवरेज इनकम कहते हैं, या प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है। देश की कुल आय को उसकी कुल आबादी से भाग देकर यह औसत निकाला जाता है। अच्छा, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। हाँ, इससे हमें एक आंकड़ा मिल जाता है कि औसतन एक व्यक्ति कितना कमा रहा है। हमारे पास 2023 की विश्व विकास रिपोर्ट के कुछ दिलचस्प आंकड़े भी हैं। हाँ, वो डेटा क्या कहता है? इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 63,400 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें हाई इनकम या अमीर देश माना जाता है। 63,400 डॉलर। हाँ, और जिन देशों की आय 2,400 डॉलर या उससे कम है, वे लो इनकम वाले देश हैं। तो इस पैमाने पर भारत कहाँ खड़ा है? 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 10,030 डॉलर प्रति वर्ष है। मतलब हम बीच में कहीं आते हैं। हाँ, ये हमें निम्न मध्यम आय यानी लो मिडिल इनकम वर्ग में रखता है। देखिए, ये आंकड़े तुलना करने के लिए एक ढांचा तो दे देते हैं, लेकिन ये जो औसत का खेल है ना, इसमें एक बहुत बड़ा भ्रम छिपा है। भ्रम? वो कैसे? औसत आय हमें ये तो बता देती है कि पूरे देश के पैसे को अगर सब में बराबर बांटें तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा। लेकिन ये असलियत नहीं बताती कि वो पैसा वास्तव में लोगों के बीच बटा कैसे है,
डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? इस भ्रम को समझने के लिए हमारे सोर्स में एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, वो देशों वाला उदाहरण। बिल्कुल। हम सभी जानते हैं कि गणित में औसत कैसे काम करता है, लेकिन इसका असली असर देखना बहुत दिलचस्प है। जी। कल्पना कीजिए 2 देशों की। मान लेते हैं देश ए और देश बी। ठीक है। आसानी के लिए मान लेते हैं कि दोनों देशों में सिर्फ 5-5 नागरिक रहते हैं। 5 लोग ए में, 5 बी में। हाँ। अब देश ए में सभी लोगों की कमाई लगभग एक जैसी है। मतलब कितनी? कोई 9,500 रुपए कमाता है, कोई 10,000 और कोई 10,500। तो इन सब का औसत निकालेंगे तो वो 10,000 रुपए ही आएगा। 10,000 रुपये ही आएगा। बिल्कुल 10,000 आएगा। अब जरा देश बी को देखिए। वहाँ क्या स्थिति है? इस देश में 4 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 500 रुपए कमाते हैं। सिर्फ 500? ये तो भयंकर गरीबी है। हाँ, लेकिन जो 5वां इंसान है वो अकेला 48,000 रुपए कमाता है। ओह, और मजे की बात देखिए, अगर आप देश बी की कुल आय को जोड़कर 5 से भाग देंगे तो उसका औसत भी ठीक 10,000 रुपये ही आएगा। एग्जैक्टली। कागजों पर विश्व बैंक के पैमाने के हिसाब से देश ए और देश बी दोनों की औसत आय बिल्कुल समान है। दोनों समान रूप से विकसित दिखने चाहिए। लेकिन क्या जमीन पर दोनों देशों की स्थिति एक जैसी है? बिल्कुल नहीं। देश बी में एक इंसान बहुत ज्यादा अमीर है और बाकी सब भूखे मर रहे हैं। औसत आय के इस आंकड़े ने इस भयंकर असमानता को पूरी तरह से छिपा लिया है। यही सबसे बड़ी कमी है इस तरीके की। अगर किसी को बिना बताए इन दोनों में से किसी एक देश में रहने के लिए भेजा जाए तो कोई भी देश बी में नहीं जाना चाहेगा। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ गरीब होने का रिस्क बहुत बहुत ज्यादा है। मतलब सिर्फ पैसे का औसत देखकर हम किसी देश की असली तस्वीर का अंदाजा नहीं लगा सकते। सही कहा। और ये बात सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, हमारे अपने देश के राज्यों पर भी सटीक बैठती है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। भारत के संदर्भ में हरियाणा और केरल का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो इस बात को बहुत गहराई से साबित करता है। वो आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। अगर हम 2021-22 के आर्थिक आंकड़ों पर नजर डालें तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,64,000 रुपए है। वहीं केरल की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,34,000 रुपए है। यानी कागजों पर एक आम हरियाणवी के पास एक आम केरलवासी से ज्यादा पैसा है। जी। तो विश्व बैंक वाले नजरिए से देखें तो हरियाणा को केरल से ज्यादा विकसित होना चाहिए। लेकिन जब हम पैसे के इस चश्मे को हटाकर इंसान की जिंदगी से जुड़े दूसरे आंकड़ों को देखते हैं तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। बिल्कुल पलट जाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है शिशु मृत्यु दर, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये IMR। बहुत ही सेंसिटिव इंडिकेटर है। हाँ, ये बताता है कि किसी जगह पर 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले कितने बच्चों की मौत हो जाती है। ये प्रति 1,000 जन्म पर मापा जाता है। तो इन दोनों राज्यों का आंकड़ा क्या कहता है? केरल में यह आंकड़ा केवल 6 है, यानी 1,000 में से सिर्फ 6 बच्चों की मृत्यु। और हरियाणा में? वहीं हरियाणा में जहां पैसा ज्यादा है, ये आंकड़ा 28 है। बाप रे, ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। केरल से लगभग 3 गुना ज्यादा। हरियाणा में केरल के मुकाबले लगभग 3 गुना से भी ज्यादा बच्चों की जान अपना पहला जन्मदिन देखने से पहले ही चली जाती है। साक्षरता यानी लिटरेसी की बात करें तो केरल में साक्षरता दर 94% है, जबकि हरियाणा में 82% है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपकी जेब में रखा पैसा अपने आप में सब कुछ नहीं खरीद सकता। ये वाकई सोचने वाली बात है। आखिर ऐसा क्यों है कि ज्यादा पैसा होने के बावजूद एक राज्य बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा में पीछे छूट रहा है? क्योंकि आपकी निजी आय, वो चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, आपको एक प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं दे सकती। पर्यावरण तो सबके लिए एक ही है। बिल्कुल। वो पैसा आपको इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि बाजार में जो दवाइयां मिल रही हैं वो मिलावटी नहीं होंगी। सही बात है। अगर आपके शहर में कोई संक्रामक बीमारी फैल जाए तो आपका बैंक बैलेंस अकेले आपको नहीं बचा सकता, जब तक कि पूरे समाज के स्तर पर उस बीमारी से लड़ने के इंतजाम ना हो। एग्जैक्टली। और यहीं पर बात आती है पब्लिक फैसिलिटीज की या सामूहिक सुविधाओं की। इसे कैसे समझेंगे हम? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अकेले अपने दम पर हासिल करने से कहीं ज्यादा बेहतर और सस्ता होता है उन्हें पूरे समाज के लिए एक साथ उपलब्ध कराना। जैसे सुरक्षा का उदाहरण ले लेते हैं। हाँ, बताइए। क्या ये संभव है कि एक मोहल्ले का हर घर अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखे? नहीं, वो तो बहुत महंगा पड़ेगा सबको। बिल्कुल। इसके बजाय पूरे मोहल्ले के लिए एक गार्ड रखना कहीं ज्यादा आसान और सस्ता है। एकदम सही एनालॉजी है। और केरल के बेहतर होने की मुख्य वजह भी यही पब्लिक फैसिलिटीज हैं। वहाँ की सरकारों ने हेल्थ और एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया है। जी, सालों से बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के ढांचे पर बहुत निवेश किया गया है। वहाँ अस्पताल और स्कूल ऐसे हैं जो आम नागरिक की पहुंच में हैं। और शायद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी। बिल्कुल। जिन राज्यों में राशन की दुकानें या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS सही तरीके से काम करता है, वहाँ लोगों का स्वास्थ्य और पोषण स्तर
अपने आप बेहतर हो जाता है। इसका मतलब है कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए सिर्फ लोगों का व्यक्तिगत रूप से अमीर होना काफी नहीं है। नहीं, सरकार और समाज को मिलकर सामूहिक सुविधाएं खड़ी करनी पड़ती हैं। तो इससे ये साफ हो जाता है कि विश्व बैंक का सिर्फ आय पर फोकस करने वाला तरीका काफी अधूरा है। पूरी तरह अधूरा है। और इसका एक बहुत अच्छा विकल्प संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने दिया है, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI कहते हैं। हाँ, HDI। वो किसी देश को मापने के लिए सिर्फ पैसा नहीं देखते। वो किन चीजों को शामिल करते हैं? वो प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को जोड़कर एक इंडेक्स बनाते हैं। जब हम HDI के नजरिए से दुनिया को देखते हैं तो कई देशों की हकीकत सच में चौंकाने वाली होती है। जैसे कि 2023-24 की रिपोर्ट में भारत के एक छोटे से पड़ोसी देश श्रीलंका को देखिए। श्रीलंका का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। बहुत अच्छा। श्रीलंका की HDI रैंक पूरी दुनिया में 78वीं है। 78 और भारत? इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत की रैंक 134वीं है। 134वीं? ये तो बहुत बड़ा फासला है। हाँ, श्रीलंका आय, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों पैमानों पर भारत से आगे है। ये डेटा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ तक कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है, वहाँ भी एक इंसान के औसतन जीने की उम्र, जिसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, हाँ। वो भारत के लोगों से ज्यादा है। मतलब कम पैसे में भी उन्होंने अपने नागरिकों को एक लंबा और स्वस्थ जीवन देने का ढांचा तैयार किया है। बिल्कुल। और जब स्वास्थ्य की बात चली है तो पोषण का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। हाँ, न्यूट्रिशन। दस्तावेजों में कुपोषण को मापने के लिए बॉडी मास इंडेक्स BMI का जिक्र है, जो वजन को ऊंचाई के वर्ग से भाग देकर निकाला जाता है। हाँ, हम सभी जानते हैं कि इसे कैसे निकाला जाता है, लेकिन इसका महत्व ये है कि ये पूरे देश के स्वास्थ्य का आईना है। कैसे? देखिए, अगर किसी देश की GDP लगातार बढ़ रही है, लेकिन उस देश की एक बड़ी आबादी, वहां का जो वर्कफोर्स है, वो कुपोषण का शिकार है, तो वो आर्थिक वृद्धि किसी काम की नहीं है। बिल्कुल सही। तो अब तक हमने देखा कि विकास सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और समानता का एक मिला-जुला रूप है। जी। लेकिन इन सब के बीच एक और विषय है जिसे नजरअंदाज करना हमें बहुत भारी पड़ सकता है। आप सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही हैं? हाँ, सस्टेनेबिलिटी। मान लीजिए एक देश आज की तारीख में खूब पैसा कमा रहा है, वहाँ अस्पताल भी हैं, स्कूल भी हैं, लेकिन क्या वो विकास लंबे समय तक टिक पाएगा? क्या वो टिकाऊ है? ये आज के समय का सबसे गंभीर सवाल है। क्या हमारा मौजूदा विकास टिकाऊ है? इसी पर हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही गहरी लाइन दी गई है। वो कोट? हाँ, हमने इस दुनिया को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। उफ, ये विचार इस सच में बहुत कुछ बदल देता है। अगर हम मान लें कि यह धरती हमारी नहीं बल्कि हमारे बच्चों की है, तो हम संसाधनों का, रिसोर्सेज का अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हकीकत तो इसके बिल्कुल उलट है ना? बिल्कुल उलट है। स्रोतों में पर्यावरण और संसाधनों के संकट के कुछ बहुत ही चिंताजनक उदाहरण दिए गए हैं। भारत में ग्राउंड वाटर या भूजल का जो संकट है वो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भूजल वैसे तो एक रिन्यूएबल संसाधन है, यानी बारिश के जरिए प्रकृति इसे वापस भर देती है। लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल इतनी तेजी से हो रहा है कि प्रकृति उसे उस रफ्तार से रिचार्ज नहीं कर पा रही। मतलब हम निकाल ज्यादा रहे हैं और भर कम रहा है। बिल्कुल। आंकड़ों के मुताबिक देश के लगभग 300 जिलों में पिछले 20 सालों के भीतर भूजल का स्तर 4 मीटर से भी ज्यादा गिर चुका है। 4 मीटर, ये तो बहुत ज्यादा है। और ये समस्या पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे उन राज्यों में सबसे ज्यादा है जो कृषि में सबसे आगे माने जाते हैं। हाँ, क्योंकि वहां खेतों की सिंचाई के लिए पानी का इतना ज्यादा दोहन हो रहा है कि भविष्य में खेती के लिए ही पानी नहीं बचेगा। ये तो वही बात हो गई ना कि जिस चीज ने उन्हें आज विकसित बनाया है, वही चीज कल उनके विनाश का कारण बन सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये तो फिर भी एक रिन्यूएबल संसाधन की बात है। जो चीजें रिन्यू नहीं हो सकती उनका क्या? वही तो। अगर हम उन संसाधनों की बात करें जो एक बार खत्म हो गए तो दोबारा बन ही नहीं सकते। जैसे कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। हाँ, कच्चे तेल पर ही आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। गाड़ियां, फैक्ट्रियां, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ इसी से चलता है। लेकिन दुनिया के कुल तेल के रिजर्व अब बहुत सीमित रह गए हैं। रिजर्व्स केवल अगले 50 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 50 साल? भारत जैसे देशों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। क्योंकि हम अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जैसे जैसे तेल कम होगा
उसकी कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि उसका असर हर आम इंसान की जेब पर पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक पर्यावरणीय संकट नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट है जो हमारे विकास के पूरे मॉडल को ही एक तरह से तहस-नहस कर सकता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये बिल्कुल साफ है कि डेवलपमेंट को लेकर हमारा जो पुराना चश्मा है उसे बदलने की सख्त जरूरत है। विकास का मतलब सिर्फ आय बढ़ाना या जीडीपी के आंकड़े चमकाना नहीं है। बिल्कुल, ये लोगों की भलाई, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, समाज में बराबरी और सबसे जरूरी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती के संसाधनों को बचाकर रखने से जुड़ा है। क्योंकि पर्यावरण का नुकसान किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता। नहीं, ये पूरी दुनिया की एक साझी समस्या है। विकास कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर हम बस रुक जाएं। ये एक सतत प्रक्रिया है। हाँ, ये एक सफर है और हमें लगातार खुद से ये सवाल पूछते रहना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और उसकी कीमत क्या चुका रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को हम एक ऐसे विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं जिस पर हम सबको शांति से सोचने की जरूरत है। जी। आज हम जिस तरीके से विकास को मापते हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों को खत्म करने को ही तरक्की मानता है। लेकिन जरा सोचिए, दुनिया कैसी होगी अगर हम किसी देश की असली संपत्ति वहाँ की जीडीपी या औसत आय से नहीं, बल्कि वहाँ की मिट्टी के स्वास्थ्य और उस देश के सबसे गरीब नागरिक की खुशी और संतुष्टि से मापने लगे। ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। क्या तब उस नए पैमाने पर हम सच में खुद को एक विकसित समाज कह पाएंगे? सोचने वाली बात है। इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे सोर्सेज में छिपे इस अद्भुत ज्ञान के लिए हम आभारी हैं। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।